ये जो अचानक चल रहा था और गिर गया, वो क्या कंडीशन होती है? एक कारण ये है कि उसको हार्ट अटैक हुआ। दूसरा कारण ये हो सकता है कि क्या हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर ये 3 अलग-अलग चीज़ें होती हैं? हार्ट अटैक अलग चीज़ है, हार्ट अरेस्ट अलग है और कार्डियक फेल्योर अलग। कुछ लोग अपनी हेल्थ को जांचने के लिए, खासतौर पर हार्ट हेल्थ के लिए लिपिड प्रोफाइल कराते रहते हैं। कितने समय में उसे रिपीट करना चाहिए? डायबिटिक हैं या और कोई रिस्क फैक्टर आपको तो हर यानी मोटा आदमी भी फिट हो सकता है? कि वो देखने में थोड़े मोटे लगते हैं पर उनका मोटापा ये होता है यूनिफॉर्म होता है, सिर्फ तोंद निकली हुई है तो खतरनाक। तो ज़्यादा खतरनाक है। आपने स्मोकिंग के फौरन बाद शुगर को रखा है। जितने नुकसान स्मोकिंग करता है उतना ही नुकसान शुगर और उससे रिलेटेड बीमारी, जैसे हम कहें कि डायबिटीज़ है। जैसे दिल का मरीज है, उसको आने वाले समय में कोई और बीमारी होती है तो ब्लड थिनर्स को बंद करना पड़ता है। आपको प्रोसीजर हुए बहुत दिन हो चुके हैं, 48 आवर तक के लिए बंद कर सकते हैं। सर्जरी के बाद रिकवरी को स्पीड अप करना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए पेशेंट को? कि हमें अपने आसपास के उन लोगों की सलाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो कि आपको आगे बढ़ने में रोक दें। कितने दिन बाद वॉक पर जा सकते हैं सर्जरी के बाद? 5 या 6 दिन के बाद। और मैं उनको यही हमेशा कहता हूँ कि भारतीय मरीज जो हैं वो फॉलोअप के मामले में कैसे होते हैं? मेरा ये मानना है कि भारतीय मरीजों से अच्छा कोई मरीज नहीं। आज का पॉडकास्ट पूरा और ध्यान से सुनिए, ये आपको हार्ट अटैक से बचा सकता है। क्या हार्ट अटैक से बचने का कोई फूल प्रूफ तरीका होता है? क्या हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट यानी अचानक हुए जिसको हम देखते हैं विजुअल्स में, वो एक ही चीज़ होती है? इन सभी सवालों के जवाब के साथ आज हम हाजिर हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिव चौधरी हैं, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। नमस्कार। सबसे पहले तो जो लोग विजुअल्स देख के डर जाते हैं कि ये जो अचानक चल रहा था और गिर गया, वो क्या कंडीशन होती है? और ये सोशल मीडिया के माध्यम से अब काफ़ी डरावना रूप ले चुका है। जी। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो अपेरेंटली बिल्कुल हेल्दी व्यक्ति होता है, यूजली थर्ड डिकेड और फोर्थ डिकेड लाइफ में होता है, फिजिकली एक्टिव होता है, कुछ स्पोर्ट्स या एथलेटिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा होता है और उसी समय सडनली वो गिर जाता है और वहीं पर देखते देखते दम तोड़ देता है। तो इस बीमारी का जैसे हम लोग काफ़ी चर्चा इसकी करते रहे हैं और मुख्यतः 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण ये है कि उसको हार्ट अटैक हुआ और उसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया, उसकी रिदम ख़त्म हो गई और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया, उसके हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया और दम तोड़ दिया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि व्यक्ति के अंदर ऐसी कोई बीमारी हो हार्ट मसल्स की, स्पेशली कंडक्शन सिस्टम की, जिसके कारण उसकी रिदम अचानक खो गई। ये भी कुछ कंडीशंस होती हैं। अच्छा। तो उसमें भी इस प्रकार का सिनेरियो देखने को मिलता है। तो दूसरी बात, जो दूसरा सिनेरियो मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ वो काफ़ी अनकॉमन होता है। ज़्यादातर कॉमन पिक्चर हार्ट अटैक की ही होती है कि सडनली मैसिव हार्ट अटैक हुआ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ, हार्ट ने पंप करना बंद कर दिया और डेथ हो गई। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को आसान भाषा में कैसे आम लोग समझ सकते हैं? नॉर्मली हार्ट जो है रिदमिकली यूँ बीट करता है, ये नॉर्मल बीट है। पर कुछ कंडीशन जैसे कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ये रिदम खो जाती है और हार्ट की मसल्स एक तरह से इस ढंग से क्वेर कर सिर्फ हिलती रहती हैं पर इफेक्टिवली पंपिंग भूल जाती हैं। तो यदि पंप नहीं करेंगी तो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा नहीं, ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाएगा तो दिमाग को ब्लड मिलेगा नहीं, और इसी प्रकार सारे के सारे ऑर्गन स्टार्टिंग विथ ब्रेन डेड हो जाएंगे। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन काफ़ी इमरजेंसी वाली कंडीशन है और तुरंत उसका मैनेजमेंट करना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट फेलियर ये 3 अलग-अलग चीजें होती हैं? हार्ट अटैक अलग चीज है, हार्ट अरेस्ट अलग है और कार्डियक फेलियर अलग है। यदि मतलब छोटी छोटी चीज़ों में मैं बताने की कोशिश करूं, हार्ट अटैक वो कंडीशन है जिसमें कि हार्ट की मसल्स को सडनली ब्लड जाना बंद हो जाए। यदि हार्ट की मसल को ब्लड जाना बंद हो गया तो वो हार्ट का हिस्सा जिसको ब्लड नहीं मिल रहा है वो मरने लगता है। ये कंडीशन हार्ट अटैक कहलाती है। हार्ट अटैक से फिर आगे इसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। अच्छा। दूसरा ये है, आपने कहा वर्ड हार्ट अरेस्ट या कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट वही है चीज है कि हार्ट की पंपिंग बंद हो गई, इफेक्टिवली पंपिंग बिल्कुल बंद हो गई,
ये बिल्कुल ही ठप पड़ गया, बिल्कुल ठप पड़ गया। उसमें मसल्स धीरे धीरे डाई नहीं कर रहे नहीं हैं। नहीं, वो उस समय तुरंत एक बार बंद पड़ गया। तो इसके कारण अभी मैंने जैसे बात करी कि वो हार्ट अटैक भी उसका कारण हो सकता है या और अरिथमिया भी उसका कारण हो सकती है। तीसरी है कार्डियक फेल्योर। कार्डियक फेल्योर एक कलेक्टिव टर्म है जिसमें हार्ट का जो पंपिंग फंक्शन होता है वो शरीर के लिए सफिशिएंट नहीं होता, जितना उसको पंप करना चाहिए वो नहीं कर रहा। ये एक्यूट कार्डियक फेल्योर भी हो सकती है, एक्यूट हार्ट फेल्योर, जैसे हार्ट अटैक के बाद यदि मैसिव हार्ट अटैक है तो उस समय हो सकता है, या धीरे धीरे भी रिपीटेड हार्ट अटैक की वजह से या हार्ट मसल्स की बीमारियों की वजह से, वेल्वुलर डिजीज की वजह से, तो बहुत सारे कारण हैं जिससे यदि लंबे समय तक के लिए ये कारण बने रहें तो मरीज का हार्ट फेल हो जाता है, जिसको हम हार्ट फेल्योर या कार्डियक फेल्योर कहते हैं। हार्ट अटैक हुआ तो क्या एकदम से डेथ निश्चित होती है वर्सेस कार्डियक अरेस्ट वर्सेस हार्ट फेलियर, तीनों में आउटकम क्या डेथ होता है या नहीं होता है? नहीं नहीं, ये कार्डियक अरेस्ट इज मोर और लेस डेथ यदि हम उसको रिवाइव नहीं करें तो। यानी हार्ट ने जब पंप करना बंद कर दिया, हाँ, तो 3 मिनट के अंदर यदि हमने उसको रिवाइव नहीं किया, सीपीआर नहीं दिया या शॉक नहीं दिया, ड्रग्स नहीं दी, और 3 मिनट से ज़्यादा यदि ऐसी कंडीशन रहती है तो दिमाग ज़्यादातर केसेस में मर जाता है। तो वो तो पक्की बात है। पर हार्ट अटैक से हार्ट अरेस्ट होना कुछ परसेंटेज में होता है, सभी में नहीं होता। आप ये मानते हैं कि जो मैसिव हार्ट अटैक होते हैं उनमें 10% केसेस में हार्ट अरेस्ट हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, पर ज़्यादातर हार्ट अटैक जो होते हैं उनमें कार्डियक अरेस्ट नहीं होता। कार्डियक फेल्योर एक कॉन्सिक्वेंस है, बाद में धीरे धीरे इन चीज़ों से भी, जो मल्टीपल प्रॉब्लम जैसे मैंने इन्यूमरेट करी उनकी वजह से भी हो सकता है, और यदि बहुत ही मैसिव हार्ट अटैक हो तो इमीडिएट एक्यूट हार्ट फेल्योर भी हो सकता है। यानी हार्ट फेलियर के मरीज को और हार्ट अटैक के मरीज को दोनों को समय मिलता है, उनका इलाज किया जा सकता है। ये बात सही है। मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ट अटैक के मरीज सभी तुरंत मर जाते हैं, उनको सफिशिएंट टाइम मिलता है। और आजकल जिस हिसाब से मेडिकल साइंस डेवलप हुई है, सैल्वेज रेट बहुत अच्छा है। मतलब डेथ रेट यदि मैं कहूँ तो 5 से 7% भी नहीं होगी, स्पेशली इन अर्बन सेटअप जहाँ आसपास मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है। परंतु यदि हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, रूरल या इंटीरियर में है, तो ये परसेंटेज बढ़ जाएगा। मतलब आम आदमी के लिहाज से कहें तो अगर वो अपनी दवाएं मरीज पूरी लेता है, लाइफस्टाइल ठीक कर लेता है, तो उसका सर्वाइवल अच्छा है। 2 चीजें हैं, एक है कि हार्ट अटैक होने के बाद की सर्वाइवल की बात करें तो उसमें पुरानी दवाइयों का रोल नहीं है। वो डिपेंड करता है कि मरीज को कितनी जल्दी मेडिकल एड मिली अंडर सुपरविजन। पुरानी यदि हार्ट, और दूसरी सिनेरियो है कि हार्ट अटैक से पहले उसमें अपना खाना पीना ठीक किया, दवाइयाँ ठीक वक्त पे लेते रहे, रिस्क फैक्टर कंट्रोल किए, तो यस, हार्ट अटैक का इंसिडेंस कम किया जा सकता है। तो अब एक $1 मिलियन क्वेश्चन है सर, कि हार्ट अटैक से बचने का कोई फूल प्रूफ तरीका है? फूल प्रूफ तरीका यानी जो रिस्क फैक्टर हैं उनको कम करके हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं। पर जैसा हम लोग मेडिकल साइंस में जानते हैं और समझते हैं इस चीज को, कि सारे के सारे फैक्टर्स पर इंसान का बस नहीं है जी। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो हमारे हाथ में हैं, जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते उसमें हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, यदि पेरेंट्स में इस प्रकार की बीमारी रही है यंग एज में, तो वो हमें उनकी तरफ से मिली होती है, तो उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। एज अभी तक एक रिस्क फैक्टर माना गया कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपको हार्ट की बीमारी होने का चांस बढ़ जाएगा, और ऐसे ही मेल जेंडर भी एक रिस्क फैक्टर माना गया। तो ये वो चीजें हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर की चीजें, तो इनके बारे में चर्चा करना तो कोई नहीं है। बस ये है कि यदि आप में रिस्क फैक्टर ये हैं तो आप जो बाकी मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हैं उन पर ज्यादा ध्यान दें और उनको अच्छे से कंट्रोल करने की कोशिश करें। तो जो फैक्टर्स हम मॉडिफाई कर सकते हैं उनमें आप कुछ एस याद करने की कोशिश कर लीजिए। स्मोकिंग सबसे बड़ा किलर है, पहला एस, जो कि प्रिवेंटेबल है। सेकंड एस को आप शुगर के रूप में कंसीडर करिए।
मतलब खाने पीने में आप एक्सेस शुगर मत लीजिए। शुगर का मतलब, मेरे कहने का मतलब है शुगर एंड रिलेटेड प्रोडक्ट। यानी सिर्फ चीनी की बात नहीं हो रही। रिफाइंड शुगर्स हैं, फैट्स हैं, प्रोसेस फूड हैं, उनसे परहेज करें। तीसरा एस आता है सॉल्ट में। आपने स्मोकिंग के फौरन बाद शुगर को रखा है। उतना ही इम्पॉर्टेंट है। जितने नुकसान जो है स्मोकिंग करता है, उतना ही नुकसान शुगर और उससे रिलेटेड बीमारी, जैसे हम कहें कि डायबिटीज़ है, ये बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं हार्ट की बीमारियों के लिए। फिर सॉल्ट की इंटेक हम कम रखेंगे तो ब्लड प्रेशर होने का चांस कम रहेगा। और हाइपरटेंशन यानी बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर एक बहुत ही कॉमन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर है हार्ट की बीमारी, स्पेशली कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लिए। तो उस पर भी आपको काबू करके रखना चाहिए। फिर जो बात आती है उसमें यह है कि स्लीप, आपकी एडिक्वेट स्लीप होनी चाहिए। एडिक्वेट हेल्दी स्लीप बहुत ज़रूरी है शरीर के मेंटेनेंस के लिए। देन स्ट्रेस इज अनदर फैक्टर विच नाउ मोर एंड मोर अब हम लोग उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। पहले हमारी टेक्स्ट बुक टीचिंग में जब हम लोग मेडिकल स्टूडेंट थे तो स्ट्रेस के बारे में कोई चर्चा नहीं होती, परंतु अब यदि हम जर्नल्स में पढ़ें और रिसर्च आर्टिकल्स देखें तो अब ज़्यादा से ज़्यादा चर्चा स्ट्रेस की हो रही। जिस प्रकार का सिनेरियो आप बता रहे थे, जो यंग बिल्कुल फिट आदमी है और उसमें अचानक हार्ट अटैक हो जाता है, तो इनमें आप देखेंगे कि स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर जो बात आती है, यदि आप स्ट्रेस फ्री जिंदगी जी रहे हैं तो एक सेडेंट्री लाइफ से बच के रहिए। मतलब फिजिकल एक्टिविटी आपकी ज़िंदगी का एक एसेंशियल हिस्सा होना चाहिए। तो ये 6S से आप जो है गाइडिंग, मतलब बहुत सारी और चीज़ें हैं, परंतु एक कॉमन व्यक्ति के लिए 6S आप उसको याद रखिए। और यदि और आगे इस लिस्ट को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसमें स्पिरिचुअलिटी जोड़ दीजिए। थोड़े से स्पिरिचुअल हो जाने से आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा। सोशली एक्टिव रखिए, अपने आप को सोशली एक्टिव रखिए। सिर्फ अपने तक ही अपनी जिंदगी को सिकुड़ के मत रखिए। लोगों से बातचीत करिए, अच्छे दोस्त बनाइए, ताकि उनके साथ आप कुछ स्ट्रेस फ्री वक्त बिता सकें। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है अपनी स्ट्रेस कम करके और हार्ट अटैक की रिस्क को कम करने का। बहुत अच्छे से आपने सॉल्ट, शुगर और स्ट्रेस के साथ स्पिरिचुअलिटी और सोशल लाइफ उसको भी जोड़ा है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है, अगर मान लीजिए कोई इंसान देखने में फिट है लेकिन खाना खराब खाता है और एक्सरसाइज नहीं करता, क्या ये दो अकेली चीज़ें भी रिस्क फैक्टर हो सकती हैं? जैसे मैंने कहा कि हाँ, सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस मायने नहीं रखती, अंदरूनी हालात के बारे में भी जो है ना हमें ख्याल करना चाहिए। आप यदि आपकी डाइट अच्छी नहीं है और आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो यस, आपको दिक्कत हो सकती है। आपकी लिपिड प्रोफाइल अल्टर्ड होगी, आपकी जो है शुगर, आप ये देखेंगे कि बहुत सारे डायबिटिक दुबले पतले दिखेंगे आपको, जरूरी वो मोटे नहीं दिखते। तो कुछ ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो आपको देखने में दुबले पतले दिखेंगे, परंतु यदि आप उनके मेटाबॉलिक पैरामीटर्स और ब्लड सैंपल करें, बाकी पैरामीटर्स देखें तो काफ़ी अबनॉर्मल है। ओके, दुबले पतले की आपने बात की। मोटापा कितना बड़ा कारण हो सकता है? मोटापा अपने आप में एक बीमारी नहीं है, इट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर लाइफस्टाइल एंड डाइटरी इनटेक। प्लस आप सोते हैं कि नहीं, आपका स्ट्रेस फैक्टर कितना है, इन सारी चीज़ों का एक टोटल क्यूमुलेटिव आउटकम है मोटापा। आप ये कहें कि नहीं सिर्फ मेरे लिए एक यही कारण है, तो वो नहीं। तो मोटापे को इन आइसोलेशन में देखने की बजाय हम यदि पूरा इन टोटल देखें, सारी की सारी चीज़ें जो उससे जुड़ी हुई है, व्यक्ति की फिजिकल एक्टिविटी कैसी है, कोई कुछ एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं करते, वॉक करते हैं कि नहीं करते हैं, डाइटरी पैटर्न क्या है, खाने में कुछ सैलड और वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह लेते भी हैं कि नहीं लेते हैं, या सिर्फ रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स पर ही जिंदा हैं, रात को 2 घंटे की नींद लेते हैं, जो नेचुरल स्लीप पैटर्न है उसके टोटली अगेंस्ट हैं, जिंदगी पूरी स्ट्रेस्ड है, व्यक्तिगत रिलेशन सारे के सारे खराब हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर व्यक्ति को मोटा बनाते हैं, क्योंकि ये सारे फैक्टर हैं जो प्री डिस्पोज करते हैं मोटापे के लिए। और यस, यदि व्यक्ति मोटा है और इन सारे स्ट्रेस फैक्टर्स के साथ है तो रिस्क ज़्यादा होगी। परंतु सिर्फ मोटा होना कई बार
सफिशिएंट नहीं है ये डिक्लेयर करना कि इनको हार्ट की बीमारी होगी। यानी मोटा आदमी भी फिट हो सकता है? हाँ, अब तो मेटाबॉलिकली हेल्दी ओबीज एक टर्म कॉइन किया गया है, अच्छा। मतलब मेडिकल साइंस में, अच्छा। कि वो देखने में थोड़े मोटे लगते हैं, पर उनका मोटापा ये होता है यूनिफॉर्म होता है पूरे के पूरे शरीर में। ऐसे नहीं है कि सिर्फ ट्रंकल फैट उनकी पेट के आसपास बहुत ज़्यादा मोटे हैं, ऐसे नहीं है, पूरे ऊपर से लेकर नीचे तक होंगे। आप उनका वेट देखेंगे तो वो हायर साइड में होगा, पर यदि आप उनके मेटाबॉलिक प्रोफाइल करेंगे तो सब ठीक होगी। तो यानी इसका अगर सिर्फ तोंद निकली हुई है तो तो खतरनाक, ज़्यादा खतरनाक है। वो एक खतरे की ट्रंकल घंटी है। फैट जो हम ट्रंकल ओबेसिटी जिसको कहते हैं, तो वो ज़्यादा खतरनाक है। ओके डॉक्टर साहब, आपने रिस्क फैक्टर्स डिफाइन किए। अब जिन लोगों को लगता है कि हाँ उनके घर जेनेटिक हिस्ट्री का भी मामला है या फिर और भी बहुत सारे ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, खाना खराब है, लाइफस्टाइल खराब है, क्या वो कौन से टेस्ट कराएं जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि हाँ हम खतरे पर हैं? मैं हमेशा अपने आप टेस्ट कराने और अपने आप मेडिकेशन के अगेंस्ट रहा हूँ, क्योंकि कई बार इसमें जो है आप अननेसेसरी अपने आप को स्ट्रेस में डाल लेते हैं। कोई टेस्ट कराएंगे, उसकी रिपोर्ट में दो जगह कहीं बोल्ड में कुछ लिखा हुआ दिखेगा, आप बाकी सारी चीज़ों को पीछे छोड़ देंगे और सिर्फ उन्हीं दो जो नंबर्स लिखे होंगे आप उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो सबसे अच्छा ये है कि यदि आपको ये सारी की सारी चीज़ें आजकल सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपको मालूम है कि आप हाई रिस्क कैटेगरी में हैं, तो बेस्ट ये होगा कि आप अपना प्रिवेंटिव चेकअप कराइए और एक बार एक मेडिकल प्रोफेशनल से कंसल्ट करिए। वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, आपके रिस्क फैक्टर के हिसाब से आपको प्रॉपर टेस्ट एडवाइस करेंगे, जिनकी रिपोर्ट के बेसिस पे आपका आगे का मैनेजमेंट डिसाइड किया जाए। कुछ लोग अपनी हेल्थ को जांचने के लिए, खासतौर पर हार्ट हेल्थ के लिए, लिपिड प्रोफाइल कराते रहते हैं, तो क्या उसे रेगुलरली कराना चाहिए, या फिर अगर उसमें सब ठीक आ रहा है, जैसे कुछ बोल्ड भी नहीं है, तो कितने समय में उसे रिपीट करना चाहिए? 40 साल के बाद हर साल जो है उसको करा लेना चाहिए। पर यदि आप डायबिटिक हैं या और कोई रिस्क फैक्टर है आपको, तो हर 6 महीने में भी एक बार लिपिड प्रोफाइल करा लेनी चाहिए। स्पेशली आपकी लिपिड प्रोफाइल यदि अब नॉर्मल चल रही है और आप कोशिश कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, तो हर 6 महीने करा लेना चाहिए। परंतु यदि पूरी तरह से नॉर्मल लिपिड प्रोफाइल है और आप में रिस्क फैक्टर नहीं है, तो साल में एक बार भी सफिशिएंट है। पहले जब लिपिड प्रोफाइल की बात होती थी डॉक्टर साहब, तो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल की बहस होती थी। आजकल हम देखते हैं ट्राइग्लिसराइड्स पर ज़्यादा जोर है। कैसे इसको आप बतौर डॉक्टर रीड करते हैं? धीरे धीरे हमारी समझ बढ़ रही है, मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि सारी की सारी कार्डियोलॉजी और ये सब सारा ज्ञान हमारा हार्ट से रिलेटेड जितना भी हमारा ज्ञान है 60-70 साल पुराना है। तो धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, तो अब हम ट्राइग्लिसराइड के रोल को भी बेहतर समझ पा रहे हैं। पहले ट्राइग्लिसराइड को इतना बड़ा रिस्क फैक्टर नहीं समझा जाता था, सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को ही रिस्क फैक्टर समझा जाता था। परंतु ट्राइग्लिसराइड की प्रेजेंस में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा डैमेजिंग हो जाता है। अच्छा। आप ये समझिए कि कोई करप्ट पुलिस वाला है और वो चोरों के गैंग को ले जाकर यदि चोरी करवाते समय बाहर उनके लिए चौकीदारी करता है, तो ट्राइग्लिसराइड यही काम करता है। वो पुलिस वाला ट्राइग्लिसराइड्स है? जी। अच्छा। तो उसकी प्रेजेंस में, ट्राइग्लिसराइड की प्रेजेंस में कोलेस्ट्रॉल, खास करके लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो होते हैं, जो डैमेजिंग कोलेस्ट्रॉल होता है या बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसका डैमेजिंग पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। वो ज़्यादा चिपचिपा हो जाता है और वो ज़्यादा जो इंडोथीलियल लेयर होती है हमारी आर्टियल वॉल की, उसको आसानी से ब्रेक करके अंदर जा सकता है। तो इसलिए ये एक ट्राइग्लिसराइड उसके इफेक्ट को पोटेंशिएट करते हैं और साथ साथ ओवरऑल भी ये ब्लड के चिपचिपेपन को बढ़ा देते हैं, जिससे कि ब्लड में क्लॉट बनने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो ट्राइग्लिसराइड को बेनाइन या हार्मलेस समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। तो ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल में रखने का तरीका वही है जो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने का तरीका है? थोड़ा डिफरेंट है। ट्राइग्लिसराइड को आप एक सेविंग बैंक, आप अपना सेविंग अकाउंट मान लीजिए। सेविंग अकाउंट में दो चीजें होती हैं, आप उसमें कुछ डालते हैं और कुछ निकालते हैं। जी। यदि आप निकालेंगे कम और डालेंगे ज्यादा, तो सेविंग अकाउंट बढ़ता जाएगा। ट्राइग्लिसराइड में भी यही है। आप यदि डाइटरी इनटेक आपकी ज़्यादा है
प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की और एक्सरसाइज के माध्यम से आप उनको कम स्पेंड कर रहे हैं तो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ता जाएगा। तो बड़ा प्लेन एंड सिंपल है कि ट्राइग्लिसराइड लेवल को आपको कम करना है तो आपको डालना कम है, खर्चा ज़्यादा करना है। आप अपनी एक्टिविटी बढ़ाइए, वॉक करिए, रेगुलर वॉक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्राइग्लिसराइड बर्न होंगी। स्पेशली जो कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होकर ट्राइग्लिसराइड में जमा होने लगते हैं शरीर में, वो शरीर में अवेलेबल नहीं रहेंगे यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तो ट्राइग्लिसराइड ब्रेक होके एनर्जी के रूप में यूज होंगे। और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन भी करिए, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हैं उसको कम लीजिए। तो इस प्रकार हम दोनों फ्रंट पर उसको कर सकते हैं और हम अपने सेविंग अकाउंट का बैलेंस कम कर सकते हैं। यानी जो लोग खाते रहते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते या कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, उनके ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बढ़ने होंगे? के चांस बहुत ज़्यादा हैं, और स्पेशली वो डायबिटिक हैं तो ज़रूर बढ़ेंगी। अच्छा। क्योंकि डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, इंसुलिन नहीं सफिशिएंट मात्रा में होती जो कि ट्राइग्लिसराइड के बर्निंग के लिए एसेंशियल होते हैं, तो वो नहीं होने से ट्राइग्लिसराइड लेवल और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। डायबिटीज के मरीजों को और ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। बिल्कुल। हार्ट के कुछ एडवांस टेस्ट की अगर बात करें तो फिर टीएमटी, इको और ईसीजी का नंबर आता है। इनमें क्या फ़र्क होता है और कब किस आधार पर कौन से टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है? सबसे आसान टेस्ट जो हम करते हैं वो है रेस्टिंग ईसीजी। मतलब आप किसी भी समय गए और अपना ईसीजी करा लिया। ईसीजी हार्ट के जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उस समय की उसको रिकॉर्ड करता है। तो यदि उस समय हार्ट रेट कितनी होगी वो ईसीजी से हमें मालूम पड़ जाएगी, और कोई अरिदमिया है, रिदम कैसी है वो हमें ईसीजी से मालूम पड़ जाएगी। हार्ट का कोई चैम्बर बढ़ गया है तो उसके बारे में ईसीजी से हमें पॉइंटर मिल जाएंगे। उस समय जिस समय आप ईसीजी कर रहे हैं उस समय हार्ट को कोई यदि ऑनगोइंग इंजरी हो रही है, मान लीजिए उस समय हार्ट अटैक का मरीज गया है, तो वो भी उसमें रिफ्लेक्ट कर लेता है। परंतु जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में ज़्यादातर मरीज ऐसे होते हैं जिनको ब्लड की सप्लाई हार्ट मसल को रेस्टिंग स्टेट में सफिशिएंट होती है। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि हार्ट को रेस्टिंग स्टेट में यदि एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो 2.5 लीटर या 3 लीटर ब्लड की जरूरत पड़ रही है पर मिनट। सॉरी, पूरा सर्कुलेशन का ये है, तो उसको मान लीजिए कि 200 ml ब्लड को जरूरत पड़ रही है हार्ट को। तो रेस्टिंग स्टेट में ये 200 ml मिलता रहेगा, तो कोई भी उसके मैनिफेस्टेशन ईसीजी में नहीं आएंगे। परंतु यदि हम मरीज को एक्सरसाइज करने को कहें तो उस समय हार्ट की जरूरत 400 ml पर मिनट की होगी। बिल्कुल। पर ये जरूरत उन कॉर्नरी आर्टरी से पूरी नहीं हो पाएगी अगर तो उसको कोई परेशानी। हाँ, यदि उसको रुकावट है आर्टरीज में तो वो चेंजेस ईसीजी में रिफ्लेक्ट करेंगे। यही प्रिंसिपल है टीएमटी का। बहुत बार हम जाते हैं, मरीज जो ईसीजी लेके आते हैं, आप उनको दर्द की शिकायत भी होती है, आपको मालूम है कि एंजाइना का दर्द है, परंतु उनका रेस्टिंग ईसीजी आप देखेंगे उसमें कोई इस्कीमिया का एविडेंस नहीं है, मोर और लेस नॉर्मल होता है। आप कहते हैं कि नॉर्मल ईसीजी है, यानी जो मिनिमम रिक्वायर्ड ब्लड है वो ऐसे भी उनको रेस्टिंग फेज में मिल रहा है। तो लेकिन अगर वो एक्टिविटी करेंगे तो वो कम पड़ने लगेगा। तो फिर ऐसे मरीज का टीएमटी करा पाते हैं? हाँ, टीएमटी वो मॉनिटर्ड होता है। अच्छा। मतलब डॉक्टर की प्रेजेंस में उसमें ईसीजी, कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटर करते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं और मरीज को एक्टिविटी के लिए कहते हैं, मतलब एक्सरसाइज के लिए कहते हैं। तो यदि ईसीजी में चेंज आते हैं एक डिजायर्ड लेवल एक्टिविटी के करने के बाद, यदि ईसीजी में चेंज आते हैं तो हम कहते हैं कि टीएमटी पॉजिटिव है। टीएमटी पॉजिटिव का मतलब ये हुआ कि मरीज को रेस्टिंग स्टेट में सफिशिएंट ब्लड मिल रहा है, परंतु यदि वो एक्सरसाइज कर रहा है तो मरीज के हार्ट को सफिशिएंट ब्लड नहीं मिल रहा है। इसका मतलब मरीज को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है। तो उसकी आर्टरीज में कहीं रुकावट है। तो ये टीएमटी है। टीएमटी हमें यहाँ बता के रुक जाता है, वो क्वांटिफाई नहीं कर पाता कि कितनी रुकावट है जी। और कौन से सिस्टम में रुकावट है, इसके सिर्फ एक पॉइंटर होता है पर बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं कर सकता। यहाँ से फिर हमें आगे जाना पड़ता है ये देखने के लिए कि कौन सी आर्टरी में ब्लॉक है और कितना ब्लॉक है, कितना लंबा ब्लॉक है और एग्जैक्ट लोकेशन ब्लॉक की कहाँ पर है।
इसके लिए हमारे पास गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो कॉर्नरी एंजियोग्राम है, जो कि हम कैथ लैब में ले जाकर कॉर्नरीज में डाई इंजेक्ट करके एक्सरे करके देखते हैं। तो गोल्ड स्टैंडर्ड कॉर्नरी एंजियोग्राम है जी। उससे पहले का एक जो अब डेवलपमेंट है वो सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राम या प्लेन सीटी भी है जी। कॉर्नरी आर्टरीज अपने आप में एक पूरा का पूरा महाभारत समझ लीजिए। उसको डायग्नोसिस के बारे में बहुत सिंपल शब्दों में उसको समेटना बड़ा मुश्किल काम है। जी। सीटी स्कैन आजकल जो करते हैं, सबसे पहले हम उसका कैल्शियम स्कोर देखते हैं। अच्छा। प्लेन सीटी स्कैन ये देखने के लिए किया जाता है कि मरीज की कॉर्नरी आर्टरीज में कैल्शियम स्कोर कितना है। अच्छा। यदि कैल्शियम स्कोर बिल्कुल जीरो है या एक निश्चित मात्रा से कम है तो उसमें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना बहुत कम होती है। कैल्शियम स्कोर मतलब कैल्सिफिकेशन कितना है? हाँ, जो ऑब्स्ट्रक्टिव प्लाक्स बनते हैं जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसमें कैल्शियम भी साइड बाय साइड उसके अंदर जमा होता है। अच्छा। तो इसलिए कैल्शियम एक सरोगेट मार्कर है आपके अंदर ऑब्स्ट्रक्टिव प्लाक का। ये जो प्लाक होते हैं, जो हाँ। जिसे हम रुकावट कहते हैं आर्टरीज में, ये किन चीजों से बनी हुई होती है? रुकावट में क्या होता है? इसमें एक तो आपने बहुत सारी कैल्शियम चीज बताया। है, जैसे कि शुरुआत होती है कि लिपिड जो हमारी झिल्ली होती है आर्टरी की, जो वॉल होती है उसके अंदर लिपिड जमा होने लगती है। फिर उसमें यदि उसका सरफेस उस झिल्ली के अंदर डिफरेंट टाइप के लिपिड कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा होने लगते हैं, उसमें कुछ इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं। यदि उसकी झिल्ली ऊपर से रफ है तो उसके ऊपर प्लेटलेट भी जमा हो जाते हैं और साइड बाय साइड इसमें कुछ कैल्शियम और रिलेटेड कंपाउंड्स भी जमा होने लगते हैं जो हार्ड होते हैं। जो हार्ड होते हैं। तो ये सारा मिला के प्लाक बनाते हैं। कभी कभी ये प्लाक ऊपर से रप्चर हो जाता है, तब इसके ये कंटेंट होता है, ये ब्लड को एक्सपोज होता है और ब्लड इसके ऊपर एकदम से थक्का बना लेता है और ये पूरा आर्टरी को बंद कर सकता है। ओके। तो जो मैं उस साइड में जा रहा था कि डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले, जैसे कि यदि हम कैल्शियम स्कोर करा लें बिना सीटी एंजियो कराए हुए पूरा, तो उससे हमें काफ़ी कुछ अंदाज हो जाता है, पर ये स्क्रीनिंग के लिए होता है। ठीक है। आपका 0 कैल्शियम स्कोर है, आपने कहा कोई ज़रूरत नहीं आगे बढ़ने की, पर मान लीजिए कैल्शियम स्कोर 300-400 के आसपास है, तो आपको मालूम है कि आपको कुछ न कुछ तो होगा। तो उसको डिफाइन करने के लिए फिर हम सीटी से एंजियोग्राफी, सीटी एंजियोग्राफी मतलब सीटी स्कैन के माध्यम से हम कॉर्नरीज को एंजियोग्राफी कर सकते हैं। उसमें एक डाई देके फिर देखते हैं और वो हमें काफ़ी कुछ ये बता सकता है कि कहाँ पर रुकावट है, कितनी लंबी रुकावट है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कितनी आर्टरीज में रुकावट है। तो सीटी कॉर्नरी एंजियोग्राफी अब काफ़ी कुछ कन्वेंशनल एंजियोग्राफी के पास पहुंच रही है, पर अभी भी उसकी अपनी कमियां हैं। वो कन्वेंशनल एंजियोग्राफी को रिप्लेस नहीं कर सकते। अभी भी यदि हमें इंटरवेंशन करना है या डिसीजन लेना है तो हम कन्वेंशनल एंजियोग्राफी पर ही डिसाइड करते हैं। जब एंजियोग्राफी की जाती है कन्वेंशनल तरीके से, तो उस समय ये स्कोप भी रहता है कि उसी समय प्लाक रिमूव कर दिया जाए। ये सीटी एंजियो में नहीं रहता? नहीं, सीटी एंजियो में आप में डाई सिर्फ जो है एक पेरिफेरल वेन में दी जाती है, आपके पास हार्ट से कुछ नहीं किया जाता। और कन्वेंशनल एंजियोग्राफी में उसी समय हम इंटरवेंशन करके उसको डायलेट कर सकते हैं, उस प्लाक को रिमूव करके उसके अंदर स्टेंट डाल सकते हैं। तो सारे इंटरवेंशन की पॉसिबिलिटी जो होती है वो कन्वेंशनल एंजियोग्राम के समय ही होती है। ओके। इसमें एक टेस्ट डॉक्टर साहब छूटा, इको। हाँ, इको ऐसा टेस्ट है जो कि हमें स्ट्रक्चर के साथ साथ फंक्शन भी दिखाता है। वो एग्जैक्टली आपको कॉर्नरीज के बारे में नहीं बताता, परंतु कॉर्नरी डिजीज के जो इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं वो आपको दिखा देते हैं। जैसे कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, वो डिपेंड करता है कि उसकी सप्लाई कैसी है, और पहले कोई हार्ट अटैक तो नहीं हुआ। अब हार्ट का कोई एक हिस्सा यदि कम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इको में, तो आपको पक्का मालूम है कि या तो इनको हार्ट अटैक हुआ है या उस हिस्से की ब्लड सप्लाई कम है। तो ये एक इनडायरेक्ट एविडेंस हो जाता है। दूसरा, इको के माध्यम से हम हार्ट के फंक्शन को एसेस कर सकते हैं, वैल्व्स को एसेस कर सकते हैं, और कभी कभी टीएमटी जो स्ट्रेस टेस्टिंग है वो एग्जैक्टली वो इको में भी हम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्ट्रेस इको जैसे कि या तो चला के इको कर लेते हैं या डोबुटामिन स्ट्रेस इको कर सकते हैं। बेसिक प्रिंसिपल वही है कि रेस्ट में आप यदि उनका इको करेंगे तो देखेंगे कि सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है,
परंतु जैसे ही उनको स्ट्रेस देंगे चलने के माध्यम से, एक्सरसाइज के माध्यम से या डोबुटामिन के माध्यम से, हम देखेंगे कि हार्ट का कोई हिस्सा उसका फंक्शन अचानक कम हो गया। तो ये भी एविडेंस होता है कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंच रहा, इस्कीमिया हो रही है। तो डोबुटामिन स्ट्रेस इको, इसीलिए उसका नाम है, और ये ईसीजी का बड़ा भाई है। थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, और इसमें हमें और भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हार्ट के बारे में मिल जाती है, जिसमें वाल्व की कंडीशन भी है और हार्ट के फंक्शन के बारे में भी है। और वो व्यक्ति जो टीएमटी पे चल नहीं सकते हैं, वो आराम से लेटे लेटे ही उनका डोबुटामिन स्ट्रेस इको हो जाता है। डोबुटामिन एक तरह की दवाई होती है जिसको यदि हम इन्फ्यूज करें तो हार्ट की रेट भी बढ़ जाती है, उसका फंक्शन भी बढ़ जाता है। तो उस तरह से भी हम उसको एसेस कर लेते हैं। ओके डॉक्टर साहब, जो दिल के मरीज होते हैं अमूमन हमने देखा है ज़्यादातर सभी ब्लड थिनर्स पर होते हैं। उन्हें ये डर रहता है कि क्या हमें ये जीवन भर लेने पड़ेंगे। पहली चीज तो कि ब्लड थिनर इतनी बड़ी कैटेगरी है, किस इंडिकेशन के लिए ब्लड थिनर दिया गया वो मालूम होना चाहिए। प्रोफाइलेक्टिकली जो एंटी प्लेटलेट हम लोग देते हैं वो बड़ी माइल्ड डोज होती है। सिर्फ जो डिस्प्रिन या इकोस्प्रिन आप जो बोलिए वो छोटी सी डोज में दी जाती है, और उसको कुछ चिंता करने की बात नहीं है। वो आप एक तरह से विटामिन की तरह रोज ले सकते हैं, उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। परंतु यदि आपको स्टेंट लगा है तो स्ट्रॉन्गर एंटी प्लेटलेट देते हैं, या ओपन बाईपास सर्जरी हुई है, बीटिंग हार्ट सर्जरी हुई है तो भी एंटी प्लेटलेट देते हैं। इन सारी कंडीशन में शुरुआती फेज में स्ट्रॉन्गर एंटी प्लेटलेट दिए जाते हैं, और आप कुछ महीनों के बाद या 1 साल के बाद इनकी इंटेंसिटी कम करके लो इंटेंसिटी एंटी प्लेटलेट थेरेपी स्टार्ट कर दी जाती है। तो ये एंटी प्लेटलेट के बारे में। दूसरी ग्रुप ऑफ ड्रग्स जो होती हैं, जो ब्लड थिनर कहलाते हैं, एंटी कोगुलेंट कहलाते हैं, उसमें या तो मरीज की रिदम गड़बड़ है जिसको एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं, या मरीज के अंदर कोई आर्टिफिशियल वैल्व लगा हुआ है, तो उनमें हाँ लंबे समय तक के लिए एंटीकोगुलेशन की जरूरत पड़ती है। यदि मैकेनिकल वैल्व लगा हुआ है और एट्रियल फिब्रिलेशन है पेशेंट को, तो जब तक मैकेनिकल वैल्व एक बार लग गया तो वो लगा रहेगा, तो लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी। एट्रियल फिब्रिलेशन में मरीज यदि वापस अपनी रिदम पा लेता है तो फिर वो एंटीकोगुलेशन बंद हो सकता है। ओके, ब्लड थिनर्स भी कई तरह के होते हैं। ब्लड थिनर कई तरह के होते हैं। किन केसेस में मरीज, जैसे दिल का मरीज है, उसको आने वाले समय में कोई और बीमारी होती है या किसी प्रोसीजर के लिए वो जाता है तो ब्लड थिनर्स को बंद करना पड़ता है, उस समय किस तरह की सिचुएशन होती है, कितने दिनों तक बंद करना सेफ रहता है? और जैसे मैंने कहा कि एंटी प्लेटलेट यदि आप ले रहे हो और आपको प्रोसीजर हुए बहुत दिन हो चुके हैं, स्टेंट वगैरह हुए बहुत दिन हो चुके हैं, तो डॉक्टर की सलाह से आप उसको 48 आवर तक के लिए बंद कर सकते हैं। पर यही फिर कैवेट यही है कि आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। उनको मालूम है कि जो प्रोसीजर उन्होंने करी उसमें कितने दिन के लिए इसको बंद करना सेफ है। पर इससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो प्रोसीजर आप करवा रहे हैं क्या उसमें कहीं पर भी ब्लड निकलने का डर है? कुछ प्रोसीजर ऐसी होती हैं जिसमें कि ब्लड के टच में ही नहीं जाना पड़ता। मान लीजिए कि डेंटल कैरीज है, उसकी फिलिंग के लिए उसमें ब्लड से कहीं कोई एक्सपोजर नहीं, आप वो करवा सकते हैं, तो वो आप आराम से करवा सकते हैं। तो वो प्रोसीजर जहाँ पर कि ब्लड निकलने का डर होता है, खून निकलने का डर होता है, उसमें यस एंटीकोगुलेशन और एंटीप्लेटलेट को डॉक्टर की सलाह से बंद करने की जरूरत होती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मैकेनिकल वैल्व, आप उसमें एंटीकोगुलेशन बंद करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वैसी कंडीशन में हम दूसरे इंजेक्टेबल एंटीकोगुलेशन हिपेरिन या लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन पे स्विच ओवर करके जो मरीज दवाई ले रहा था वो बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार की दवाई भी हम सिर्फ उतने वक्त के लिए बंद करते हैं जितने में हमें वो प्रोसीजर करना जरूरी होता है। मान लीजिए कि एक ऑपरेशन करवाना है, कोलेसिस्टेक्टमी करवानी है मरीज को, तो 2-3 दिन पहले हम उनके ओरल एंटीकोगुलेंट बंद कर देंगे, उसको हिपेरिन पे स्विच ओवर करेंगे। ऑपरेशन हो जाने के बाद 24 से 48 घंटे के बाद फिर से हम ओरल एंटीकोगुलेंट स्टार्ट कर सकते हैं। पर ये सारी की सारी चीजें आपके जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर जिन्होंने कार्डियक ऑपरेशन किया और दूसरा जो करने वाले हैं, उन दोनों के बीच में एक समझ और
सामंजस्य के साथ करनी चाहिए। अपने आप कोई इस प्रकार का एडवेंचर नहीं मान करना लीजिए चाहिए। दिल का इलाज दिल्ली में चल रहा है और दांतों का इलाज आगरा में चल रहा है, तो दोनों को लूप में रखना ज़रूरी है? दोनों को लूप में रखना जरूरी है। और आजकल तो आप ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, हुँ। फ़ोन के माध्यम से इन सारी चीज़ों को कंसल्ट कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जी। डॉक्टर साहब, बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं जो अक्सर आपके पास भी ऐसी शिकायत लेकर आते होंगे कि हमारा दिल जो है बहुत तेज़ धड़कता है या फिर कम धड़क रहा है, ऐसा लग रहा है कि आवाज़ ही नहीं आ रही है। तो क्या मरीज़ अपने आप पहचान सकता है उसकी हार्ट बीट रेगुलर है, इर्रेगुलर है? कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें कि जो है, जो मरीज़ ये तो बता सकता है कि उसको बीच-बीच में अपनी हार्ट बीट फ़ील हो रही है या इर्रेगुलर धड़क रहा है। हुँ। तो ये संभव है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि किसी डॉक्टर से मिलकर वो आगे के लिए करवा लेना चाहिए। वो ईसीजी वगैरह करवा के या होल्टर मॉनिटरिंग के माध्यम से देख लेंगे कि किस प्रकार की रिदम है, कितनी इरेगुलर है। और कई बार सिर्फ रिदम इरेगुलर होना ही बीमारी नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन है डीप सीटेड कोई दूसरी कार्डियक प्रॉब्लम का। मान लीजिए वाल्व खराब है तो हार्ट की रिदम खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए सिर्फ धड़कन आपको महसूस हो रही है तो सिर्फ उसका इलाज मत करिए, उसके कारण तक जाइए और फिर उसका इलाज करिए। यानी जो शक है उसको वहम समझ के छोड़ना समझदारी नहीं है, चेक करा लेना एक बार चाहिए। जरूर दिखा लेना चाहिए। बहुत सारे मरीज़ घर में अपना हार्ट रेट चेक करते रहते हैं, जब से ऑक्सीमीटर कोविड के बाद सबके घर में आ गए, उसको किस तरह से रीड करना चाहिए? सिर्फ हार्ट रेट पर नहीं जाना चाहिए, यदि आपको कोई दिक्कत है उस पर ध्यान देना चाहिए। तो सिर्फ आपने हार्ट रेट देखी कि सुबह सोकर उठे थे तो आपकी हार्ट रेट 70 थी, अभी शाम को रात को ऑफिस से लौटे हैं तो 90 हो गई, ये बीमारी नहीं है। क्योंकि पर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। परंतु आपको उस हार्ट बीट के अलावा यदि दिक्कत है कि सांस फूल रही है, थोड़ा भी एक्टिव होते हैं सांस फूलने लगती है, एकदम से हार्ट बीट आप महसूस कर पा रहे हैं, मॉनिटर पे मत जाइए, हार्ट बीट आपको अपने अंदर महसूस हो रही है, तो यदि इस प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो हाँ, तब अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। मॉनिटर पर देख देख कर अपनी हार्ट बीट को और चिंता करते रहना कोई अच्छा मतलब उसमें आगे गुंजाइश उससे दिल नहीं की है। धड़कनें वैसे ही बेकाबू हो जाएंगी। तो डॉक्टर साहब, अगर दिल की पंपिंग स्लो है या हार्ट बीट इरेगुलर है, ऐसे में इलाज के विकल्प क्या होते हैं? बीमारी क्या है इस पर डिपेंड करता ये एक मैनिफेस्टेशन है। ये सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन है। क्या यंगस्टर्स में भी हार्ट वॉल्व रिप्लेसमेंट की नौबत आती है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हार्ट वाल्व की जो बीमारियां होती हैं वो ब्रॉडली हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक वो बीमारियां जो पैदाइशी होती हैं, उनमें बहुत जल्दी ही उनको वाल्व बदलने की जरूरत आती है जी। मतलब 6 महीने 1 साल से लेके 15 साल तक ये बीमारियों को जो है कारण वाल्व बदलना पड़ता है। वो तो जेनेटिक रीजन हो गए या पैदाइशी कंजेनाइटल जो है उसमें। दूसरा जो हमारे हिंदुस्तान में या डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत बड़ा ग्रुप है रूमेटिक हार्ट डिजीज का। रूमेटिक हार्ट डिजीज में हार्ट के वाल्व्स इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये जो है 10 साल से लेके 45-50 साल तक के लोगों के बीच में ये कॉमनेस्ट कारण है अपने इंडिया में कम से कम हार्ट वाल्व खराब होने का। कुछ और वेस्टर्न वर्ल्ड में या हमारे यहाँ भी अब जो है इनके ज़्यादा इंसिडेंट मतलब देखने को मिलने लग गए कि पैदाइशी बीमारी थी, शुरुआत में मैनिफेस्ट नहीं करी क्योंकि वाल्व इतना खराब नहीं था, ये वाल्व बाद में आके 30 साल 40 साल की उम्र में मैनिफेस्ट करने लगता है। बाद में 50 साल के बाद जो वाल्व खराब होके आते हैं यूजुअली वो डीजेनरेटिव या एज रिलेटेड होते हैं। तो यंग एज में भी यस हार्ट वाल्व की बीमारी होती है। हिंदुस्तान में तो हार्ट वाल्व की बीमारी यंगस्टर्स की बीमारी ही समझी जाती है। अच्छा, रूमेटिक हार्ट डिजीज की आपने बात की, क्या कुछ उसके लक्षण होते हैं लोग पहचान सकते हैं? रूमेटिक फीवर के बारे में शुरुआत में यूजुअली कोई उसको नहीं देखता, सोर थ्रोट से स्टार्ट होता है, कभी जॉइंट में पेन होता है, पर हमारे यहाँ हिंदुस्तान में उसको कोई सीरियसली नहीं लेता। जो रूमेटिक हार्ट डिजीज है, जब हार्ट में वाल्व्स को उसने ख़त्म कर दिया है और उसके जो वाल्व की प्रॉब्लम इस्टेब्लिश हो गई है, तब जो उसके लक्षण होते हैं तब पकड़ में आते हैं। तब यूजुअली मरीज जो है डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और उनमें
सांस फूलने की बीमारी है, एफर्ट इंटॉलरेंस, मतलब कुछ भी काम करेंगे थकान होने लगती है और सांस फूलने लगती है, यही सबसे कॉमन बीमारियां होती हैं। कभी कभी उनको थोड़ी बहुत एक्टिविटी से जो है चक्कर भी आ जाते हैं, या यानी कभी कमजोरी कभी है, छाती सांस फूल रहा में है। दर्द होता है, कमजोरी, मतलब हमेशा वो लिस्टलेस रहेंगे, एनर्जी का अभाव रहेगा। पर ये चीज तब होती है जबकि बीमारी पूरी तरह एस्टेब्लिश हो चुकी होती है और हार्ट का फंक्शन काफी कम हो गया होता और वेल वीक है, आपने कहा इको से है, मालूम इंडिकेशन मिल पड़ेगा। जाता है। वेल्व की बीमारियों को पहचानने में इको बहुत ही अच्छा टूल है। उसके माध्यम से हमें जो रिक्वायरमेंट उसके इलाज के लिए भी चाहिए वो भी मालूम पड़ जाती है, कारण भी मालूम पड़ जाता है, उसकी सीवियरिटी को भी हम असेस कर लेते हैं और उससे जुड़ा हुआ जो अफेक्ट है हार्ट के ऊपर वो भी हमें इको के माध्यम से मालूम पड़ जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि अब हार्ट अटैक के मरीज लंबे जीते हैं और डेथ्स अब बहुत पीछे छूट गई हैं, लॉन्जेविटी बढ़ रही है, बार बार सर्जरीज की भी नौबत आती होगी, तो एक मरीज जिसकी एक बार दिल की कोई सर्जरी हो चुकी है, कोई प्रोसीजर हो चुका है, उसको फिर से ओटी टेबल पे वो पहुंचता है, क्या ये ज़्यादा मुश्किल काम होता है या ये अब कॉमन हो गया? दोनों चीज़ें हैं, पहले के अपेक्षा कॉमन हो गया है। पहले एक चीज़ थी कि एक बार हार्ट का ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद या तो मरीज बहुत लंबा जीता नहीं था और जी भी गया तो दोबारा ऑपरेशन की टेबल पर आने की हिम्मत नहीं करता था। परंतु अब वो स्थिति नहीं है। अब मरीज लंबे जी रहे हैं और उनकी जो भी रेजिडुअल प्रॉब्लम या नई प्रॉब्लम उनमें डेवलप हो रही उसके लिए वो ऑपरेशन करवाने में हिचक नहीं रहे। तो ये सवाल पहले पार्ट का जवाब है कि ज़्यादा मरीज अब री ऑपरेशन के लिए आ रहे हैं, चाहे ओपन हार्ट सर्जरी हुई हो। जी, उसमें मतलब ओपन हार्ट सर्जरी के बाद ही यूजुअली हम उसको रीडू कंसीडर करते हैं। दूसरी बात यह कि सर्जिकल कम्युनिटी में भी जो है ना इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा सर्जन रीडू ऑपरेशन करने में हिचकते नहीं हैं और रीडू सर्जरी के रिजल्ट्स भी अब इम्प्रूव हुए हैं। पहले यदि मैं 30 साल पहले की बात करूं, 25 साल पहले की बात करूं तो मॉर्टेलिटी काफ़ी हाई थी, परंतु अब जो है मार्जिनली हाई है, टेक्निकली थोड़ा चैलेंजिंग ज़्यादा होता है। तो अब हम लोग जैसे रूटीनली इस चीज़ को करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ रीडू है इसके कारण ऑपरेशन करने के लिए मना करते हो। टेक्निकली थोड़ा चैलेंजिंग होता है, यस, बट मरीज भी इसके लिए तैयार होते हैं और सर्जन्स भी इसके लिए तैयार होते हैं। आपकी अपनी प्रैक्टिस क्या कहती है, कितने समय के बाद अमूमन रीडू सर्जरी के लिए मरीज लौट आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है कि पहली बार क्या ऑपरेशन किया गया। जैसे कि जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है उसमें रीडू का चांस सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। तो उसमें आपने पहली बार क्या ऑपरेशन किया उस पर डिपेंड करता है कि वो बच्चा दोबारा कब आएगा। वाल्व में यदि आपने पहले रिपेयर किया है तो उसके आने के चांस हैं, या उसने छोटा वाल्व यूज किया आपने तो उसके आने के चांस हैं, या उससे जुड़ी हुई खून की नली फैल गई है तो उसके आने के चांस हैं। तीसरा ग्रुप जो हमारे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का, क्योंकि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में पहले की पीरियड में काफ़ी वेन ग्राफ्ट यूज किए गए, तो वेन ग्राफ्ट की अपनी एक लाइफ होती है। तो कुछ साल के बाद वेन ग्राफ्ट का एट्रिशन हो जाता है, बंद हो जाते हैं, या मरीज की अपनी जो कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है उसमें नए ब्लॉक डेवलप हो जाते हैं। तो अब जो कैटेगरी अडल्ट में आ रही है उसमें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज सबसे बड़ा ग्रुप है जिसमें रीडू की जरूरत पड़ रही है। बच्चों वाला ग्रुप मैं अलग निकाल देता हूँ, पर वैसे जो है अडल्ट में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिनको रीडू सर्जरी की जरूरत पड़ रही है। यानी एक बार बाईपास किया फिर आ गए। हाँ, पर इसमें इतना परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि वही सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वही है। स्टेंट से उन ग्राफ्ट को खोलने की कोशिश करी जाती है पर एक लिमिट तक ही वो खुल पाते हैं। तो यदि बार बार स्टेंट की जरूरत पड़ रही है, बैलूनी की जरूरत पड़ रही है, तो एक स्थिति वो आती है कि सर्जरी ही उसका सबसे सुरक्षित और इफेक्टिव जो है इलाज बच जाता है। वैसे तो अब सर्जरीज काफ़ी कम हो गई हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे एडवांस हो रहा है। आपका अपना अनुभव क्या कहता है, कितने % मरीज आपके पास पहुंचते हैं? नहीं, ये सोचना गलत है कि नंबर ऑफ सर्जरी कम हो गया। सर्जरी का नंबर कम नहीं हुआ है। अब क्या हो गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कैथ लैब्स लग गई हैं, ठीक है।
तो पहले एक बहुत बड़ा पूल मरीजों का वो अनडायग्नोज रहता था, वो डायग्नोज ही नहीं होता था, उनका एंजियोग्राफी नहीं होती थी, तो वो आगे नहीं आते थे। अब बहुत बड़ा पूल मरीजों का पैदा हुआ है, कैथ लैब्स हो गई हैं। तो जब कैथ लैब में आप 100 मरीजों की एंजियोग्राफी करेंगे तो 95 को हो सकता है कि सर्जरी की जरूरत नहीं पड़े, बाई ऑल मीन्स। मतलब आप कितने भी एग्रेशन के साथ उनको स्टेंट करें, कुछ भी करें, पर चूंकि आप 100 लोगों को एंजियोग्राफी करके देख रहे हैं तो 5 मरीज अब जो है ऐसे जरूर निकलेंगे जिनमें की सर्जरी की जरूरत हो। तो एक तो हमारा पेशेंट पूल बड़ा हुआ है, उसके कारण नंबर ऑफ पेशेंट जिनको की सर्जरी की जरूरत है वो बढ़ गया है। सेकंड, जो अब जैसे मैंने अभी कहा कि रीडू सर्जरी वाले मरीजों का नंबर भी बढ़ गया है। तो ओवरऑल यदि आप देखेंगे हिंदुस्तान में अभी बाईपास ऑपरेशंस का नंबर कम नहीं हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि आने वाले जितने मरीज हैं हिंदुस्तान में, आने वाले 20 सालों में मरीजों का नंबर बाईपास वालों का कम नहीं होगा। हाँ, यदि आप उसका अनुपात देखें, पहले यदि 25 साल पहले की मैं बात करूं तो उसमें ये होता था कि 50% मरीज जो है वो स्टेंट और बैलूनिंग होती थी, 50% मरीज सर्जरी में जाते थे। परंतु वो रेशियो अब हो सकता है कि 90% और 10% का हो, पर वो 10% भी जो है वो इतना बड़ा है कि वो नंबर कम नहीं हो रहे, नंबर तो बढ़ ही रहे हैं। जैसे आपने कहा अवेयरनेस और डायग्नोसिस भी हो पा रहा है उसी हिसाब से। सर्जरी के बाद रिकवरी को स्पीड अप करना हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए पेशेंट को? सबसे पहले तो ऑपरेशन से पहले तैयारी करनी चाहिए। अच्छा। यदि आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग से किनारा कर लीजिए। मेंटली अपने आप को सर्जरी के लिए तैयार करिए। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो है उसकी प्रैक्टिस करिए अंडर सुपरविजन, उसके ट्रेनिंग सेशन लीजिए। यदि कुछ खांसी वगैरह की आपको दिक्कत हो तो उससे छुटकारा पाइए, और अपने आसपास ऐसे व्यक्ति को रखिए जो कि पॉजिटिव थॉट प्रोसेस वाला हो, जो आपको इनकरेज कर सके। ऐसा ना कहे हाय तुम्हारा क्या हुआ। तो ये शुरुआत है। फिर ऑपरेशन के बाद जो शुरुआती फेज में ट्रीटिंग टीम की जिम्मेदारी होती है कि आपके मनोबल को बढ़ाए रखे, फिजियोथेरेपी आपको उसमें असिस्टेंस दे, आपको इनकरेज करे, और एक प्रोटोकॉल के तहत जल्दी एम्बुलेट करे आपको। तो जितनी जल्दी ये सारी चीज़ें होंगी, तो जब आप घर जा रहे होंगे तो आप चलते फिरते हुए जाएंगे, डिपेंडेंट नहीं होंगे। और मरीजों के साथ उनके घर वालों की भी काउंसलिंग जरूरी होती है ताकि वो ये एक्सेप्ट कर सकें कि सर्जरी हैंडीकैप नहीं है, क्योंकि सर्जरी के बाद दिल की परफॉर्मेंस तो बढ़ी है, तो इसलिए जो कोई रिस्क होनी चाहिए एक्टिविटी की वो पहले के मुकाबले कम है, तो उसको रोकना नहीं चाहिए। लेकिन सर्जरी तो हुई है। सर्जरी से बाहरी चेंजेज आए, उसमें दर्द थोड़ा सा हो रहा होगा, पर इसके अलावा हार्ट, मैंने कहा ना, हार्ट की परफॉर्मेंस बढ़ी है। तो उस जो थोड़ा बहुत दर्द है उसको एक्सेप्ट करते हुए हमें अपनी ओवरऑल परफॉर्मेंस पर ध्यान देना चाहिए, उससे डरना नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग सर्जरी के बाद घर से बाहर निकलने में हिचकिचाते हैं, महीने भर घर में बैठे रहेंगे, ये गलत है। मरीज को बाहर पार्क में जाकर घूमने से इन्फेक्शन नहीं होता है। यदि वो बाहर सड़क पे जाते हैं तो उससे उनको इन्फेक्शन नहीं होता है। जो ज़्यादातर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन होते हैं वो ओटी से ही स्टार्ट होते हैं। तो यदि बाहर आप घूम फिर रहे हैं, पार्क में सुबह शाम घूमने जा रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। तो ये मिसकंसेप्शन निकाल देने चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ मैं एक ही सलाह दूंगा कि हमें अपने आसपास के उन लोगों की सलाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए जो कि आपको आगे बढ़ने में रोकते हैं, जो ये बताएंगे कि मेरे रिश्तेदार का ये हुआ था, वो मर गया, उसका नुकसान हो गया। उसकी बजाय जो आपके डॉक्टर कहते हैं उस बात पे ध्यान दीजिए, वो आपको बिल्कुल सुरक्षित एडवाइस देंगे। कितने दिन बाद वॉक पर जा सकते हैं सर्जरी के बाद? ओपन हार्ट के बाद यूजुअली जो मेरे पेशेंट हम लोग डिस्चार्ज करते हैं 5 या 6 दिन के बाद, और मैं उनको यही हमेशा कहता हूँ कि घर जाइए आराम से और वॉक पे जाइए। जा सकते हैं बिल्कुल उसी पॉजिटिव इंसान के साथ जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताए, ये नहीं कि आपको डराए। कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जिनमें सर्जरी भी विकल्प नहीं होती, फिर छोड़ना पड़ता है। एडवांस हार्ट फेल्योर एक ऐसी कंडीशन है, क्योंकि इसमें एडवांस हार्ट फेल्योर और स्पेशली दूसरी बीमारियां यदि उनको हैं, मान लीजिए कि किडनी भी खराब हो गई है,
लीवर भी खराब है, लंग्स भी जवाब दे रहे हैं, हम्म तो उन कंडीशंस में स्पेशली बहुत एल्डरली पेशेंट्स में हम्म यस कभी कभी हम हाथ खड़े कर देते हैं कि इनमें कोई भी इंटरवेंशन का बहुत फ़ायदा नहीं होगा, परंतु इन मरीजों का नंबर बहुत कम है। हम्म उम्र अब कोई पैरामीटर नहीं रहा इंटरवेंशन नहीं करने का। हम अब बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जो 80 से 90 साल के बीच में होते हैं, हम ऑपरेट करते हैं और वो अच्छा, सुरक्षित तरीके से वापस जाते हैं और उन प्रोडक्टिव लाइफ जीते हैं। 80 साल में ओपन हार्ट सर्जरी भी कराते हैं बिल्कुल, लोग? 80 साल, मैंने कहा ना कि एज को नंबर के रूप में नहीं देखना है, उसका जो यदि हम उसको ये कहें कि बायोलॉजिकल मटेरियल कैसा है, बिल्ट कैसी है, वो एक्टिव है कि नहीं है, वो हमारी बात को अच्छे से कंप्रीहेंड कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, लाइफस्टाइल कैसी है, वो यहाँ आने से पहले एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे थे या बेड रिडन थे, तो ये सारी चीजें होती हैं जो डिसीजन लेने में मदद करती है। सिर्फ एज मतलब एक नंबर पर ट्रीटमेंट का डिसीजन नहीं करना चाहिए। जैसे आपने कहा कि जब सर्जरी हो गई तो दिल की परफॉर्मेंस तो बेहतर हो गई, अब उसमें फिर से ब्लॉकेज ना आए या फिर वो फिर से बीमार ना पड़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? वही सारे 6S जो मैंने बताए हैं वो सारे के सारे फिर से वही लागू होंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल, क्योंकि जो ऑपरेशन हम करते हैं वो बीमारी खत्म नहीं करते हैं। ऑपरेशन से सिर्फ जो बीमारी का खराब असर था हार्ट की आर्टरीज पे, हमने उसको कम करने के लिए कुछ नए रास्ते बना दिए। तो सारी की सारी वो चीज़ें जो कि आपको कॉर्नरी आर्टरी डिजीज से बचा सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। हेल्दी लाइफस्टाइल इसका जो मंत्र है उसको फॉलो करना चाहिए ताकि आपके ग्राफ्ट भी लंबे चलें और जो बची हुई कॉर्नरी आर्टरीज हैं उनमें भी किसी प्रकार की बीमारी नहीं आए। तो वो अपनी नॉर्मल लाइफस्टाइल रिज्यूम कर सकते हैं या उसमें कुछ एक दो लिमिटेशंस हैं, या जैसा पहले नॉर्मल लाइफस्टाइल था, शॉप जा रहे थे, ऑफिस जा रहे थे, सब कर सकते हैं? मैं ये कहता हूँ मरीजों से, चूंकि आप बीमार हार्ट के साथ उतना सब कुछ कर लेते थे, तो अब आपका हार्ट बेटर है, उसको ब्लड सप्लाई बढ़ गई है, तो अब आपकी परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा होनी चाहिए। पहले यदि आप 2 किलोमीटर घूमते थे, अब हार्ट आपका ठीक हो गया, आप 4 किलोमीटर घूमिए। पहले शॉप में यदि आप 4 घंटे जाते थे, अब 6 घंटे जाइए। तो आपको ऑपरेशन के बाद घर में बैठे रहने की जरूरत नहीं है। कुछ वक्त के बाद जितना जल्दी हो सके वापस अपनी एक्टिविटीज रिज्यूम करिए और पूरे उत्साह और एनर्जी के साथ अपनी एक्टिविटीज ज्वाइन करिए। फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें जो दिल पर लोड डाल सकती हैं जिनसे बचना चाहिए, वजन नहीं उठाना चाहिए या कुछ ऐसा? नहीं, वजन नहीं उठाने की जो हम सलाह देते हैं वो कुछ पीरियड के लिए देते हैं, 6 वीक तक के लिए, जब तक हम मानते हैं कि हमारी बोन्स जो हैं वो पूरी तरह हील नहीं हुई होगी, उस पीरियड में हम मना करते हैं। उसके बाद के पीरियड में कोई ऐसी मनाही नहीं है कि नहीं करना चाहिए। एक बस खास चीज़ का हम उनको कहते हैं कि थोड़े वक्त के लिए उनको कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स, जो इंटेंस कॉन्टेक्ट स्पोर्ट्स हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी एक्सट्रीम स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन सब में आपका ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ता है जो कि हार्ट को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। जिम जाएं, लाइट वेट करिए, अपनी मसल की टोन बिल्ड करिए, पर एकदम से उसमें अचानक बिल्कुल से बॉडी बिल्डिंग वाले प्रोसेस में मत जाइए। हैवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड करिए, वो अवॉइड करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आने वाले समय में क्या कुछ नई टेक्निक्स भी हैं दिल के इलाज के लिए जो और ज़्यादा उम्मीद दे सकती हैं दिल के मरीजों को? मेडिकल साइंस में जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रही है, हम लोग को लगता है, कम से कम मुझे तो लगता है कि हम सब डायनासोर वाली एज में चले जाएंगे। आने वाले दिनों में यस, जिस हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, हम लोग जेनेटिक लेवल पर जितना काम हो रहा है, पूरी की पूरी बीमारियों का इलाज जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन से ही संभव हो सकेगा। ये मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ। हाल फिलहाल में कोई ऐसी सर्जरी की हो कि ओटी में जाके लगाओ, यहाँ बड़ा मुश्किल, ये सिचुएशन मुश्किल है, चैलेंजिंग है और फैसला लेना मुश्किल रहा हो, ऐसा कोई अनुभव? फैसला लेना मुश्किल नहीं था, हाँ ऑपरेशन मुश्किल था। एक जैसे कि 23 साल के नौजवान को अभी हम लोग ने ऑपरेट किया था, उसमें 2 ऑपरेशन उसके पहले हो चुके थे। पहला ऑपरेशन उसका 1 महीने की उम्र में हुआ था और दूसरा ऑपरेशन उसको 20 साल की उम्र में उसका वैल्व बदला गया था। फिर ओटी में तो वो इन्फेक्शन हो गया था और काफ़ी वाइडली स्प्रेड होकर इन्फेक्शन, काफ़ी डिस्ट्रक्शन था।
तो उसको हमें करना पड़ा, तो 12 घंटे चला था ये ऑपरेशन, काफ़ी जटिल और कठिन था। 12 घंटे क्या करते हैं डॉक्टर साहब ओटी में? मरीज बेचारा बेहोश, आपका रोल क्या रहता है 12 घंटे में? 12 हम लोग मरीज को जो है सूदिंग भजन सुनाते हैं ताकि ओटी में भजन चलाए जाते हैं, म्यूजिक हाँ। चलता है? मैं प्रेफर करता हूँ। अच्छा, 12 घंटे, लेकिन फिर भी ऑन अ सीरियस नोट क्या नहीं, जैसे क्या रहा कि चूंकि रीडू हो जाता है ये रीडू ऑपरेशंस में, तो शुरुआती तौर पे जब हमें अंदर जाना होता है, पहली बार में जब हम अंदर जाते हैं तो चेस्ट बोन को काट कर हार्ट तक जाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, पर यही काम जब हम सेकंड टाइम थर्ड टाइम करते हैं तो 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। तो क्योंकि मामला ज़्यादा सब कुछ डेलिकेट है। चिपके हुए हो, सब सारी स्ट्रक्चर चिपक जाती हैं सेकंड और थर्ड टाइम में। तो इसलिए सेकंड टाइम थर्ड टाइम, जैसे मैंने कहा कि टेक्निकली चैलेंजिंग होती है, सारी स्ट्रक्चर मतलब पहचानी नहीं जाती हैं। फर्स्ट टाइम में सारी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेपरेटली रखे होते हैं। सेकंड और थर्ड टाइम जब आप अंदर जाते हो तो स्ट्रक्चर्स को पहचानना, उनको अलग करना, वहाँ तक जिस हिस्से तक आपको जाना है वो थोड़ा मुश्किल रहता है। तो इसलिए सेकंड और थर्ड टाइम में टाइम पहली बार की अपेक्षा ज़्यादा लगता है। चलते चलते आखिरी सवाल, भारतीय मरीज जो हैं वो फॉलोअप के मामले में कैसे होते हैं? ये एक मिसकंसेप्शन था पहले कि भारत के मरीज आपकी एडवाइस फॉलो नहीं करते। मेरा ये मानना है कि भारतीय मरीजों से अच्छा कोई मरीज नहीं होता। अच्छा। जिन मरीजों के साथ आपका डॉक्टर मरीज का रिश्ता, उन मरीजों को भूल जाइए जो आपसे चलते फिरते एडवाइस लेते हैं, किसी पार्टी में मिल गए, किसी बात किसी जगह पे अच्छा, मिल गए। बताइए, मेरे चेस्ट में भी पेन होता हाँ, रहता तो है। ऐसी वो मरीज नहीं होते। जिन मरीजों से आपका डॉक्टर मरीज वाला रिश्ता है, उसमें भारतीय मरीजों से अच्छा कोई भी मरीज नहीं होता। आप उनको एडवाइस कर देंगे, जब आप कहेंगे कि 6 महीने के बाद आना है तो एग्जैक्टली 6 महीने के बाद आ जाएंगे। आपने कहा ये नहीं खाना है, वो नहीं खाएंगे। कुछ आदतें होती हैं जो उनसे छूटती नहीं, ये वो मानवीय कमजोरियां होती हैं, परंतु अदरवाइज वो जानबूझ के उन चीज़ों को अवॉइड नहीं करते। दवाई खाने के मामले में जो कंप्लायंस है, अच्छी कंप्लायंस है, तो भारतीय मरीज काफ़ी अच्छे होते हैं इस मामले में। आपने कहा 6 हफ्ते एक्सरसाइज नहीं करनी, वो 6 महीने नहीं करते। ऐसा होता है? नहीं, उसमें थोड़ी बेईमानी होती है, और मरीज से ज़्यादा जो है इस मामले में जो नहीं करने देते वो घर वाले और उनके पीयर, रिश्तेदार, मरीज के दोस्त जो आते हैं उनसे मिलने। क्योंकि हिंदुस्तान में ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे रिश्तेदार जो मिलने आते हैं वो आपको सारी नेगेटिव स्टोरी सुनाएंगे, दुनिया भर की नेगेटिव स्टोरी सुनाएंगे, कोई आपको इनकरेज नहीं करेगा। तो उनके इन्फ्लुएंस में वो चाहते हुए भी कई बार वो नहीं कर पाते जो वो चाहते हैं। तो मरीजों को हम इस पॉजिटिव नोट पर छोड़ रहे हैं कि आपके डॉक्टर्स आपको जो बता रहे हैं, आप उन्हें मान रहे हैं, तो आप अच्छे मरीज हैं। और बाकी रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए सलाह है कि डराइए मत, पॉजिटिवली साथ रहिए। अगर आपका मरीज वॉक करने जा रहा है तो उसके साथ पॉजिटिव बातें करते हुए खुद भी वॉक पर जाइए। थैंक यू सो मच। बहुत सारे आपने दिल खोल कर, जिसे कहते हैं वाकई ओपन सर्जरी की तरह, चीज़ों को बताया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब।